आज की इस कक्षा में मैं बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक प्रक्रियाएं एवं परिवर्तन यानी सोशल प्रोसेसेस एंड चेंज की इकाई प्रथम के विषय में मार्गदर्शित करूंगी। सबसे पहले मैं आज के व्याख्यान प्रकार, अवधारणा एवं विशेषता के विषय में बताऊंगी। जैसा कि आपको विदित है, किसी भी कोर्स में प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव होता है, यानी आज के व्याख्यान का उद्देश्य है कि आप प्रकार के संबंध में समझ विकसित कर सकें और उनकी विशेषताओं के विषय में जान सकें। व्याख्यान के अंत में आप न केवल प्रकार बल्कि सामाजिक संरचना एवं प्रकार के विषय में आर. रेडक्लिफ ब्राउन एवं पार्सन्स के विषय के विचार भी जान सकेंगे। प्रकार यानी फंक्शन शब्द का विभिन्न अर्थों में सामान्यतः प्रयोग होता है। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं उत्सव, यानी किसी भी फंक्शन में अगर हम भाग लेते हैं तो वहाँ भी फंक्शन शब्द का प्रयोग होता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा सामाजिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति के कर्तव्य हेतु भी, यानी जो कार्य वो करता है उसके संबंध में भी बात की जाती है कि वो क्या फंक्शन करता है। ये तो हो गई व्यवहारिक रूप में फंक्शन शब्द की व्याख्या, लेकिन फंक्शन शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ अलग होता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में फंक्शन एक अलग संबंध में उसके बारे में बात की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के कर्तव्य हेतु एवं शरीर के अंगों तथा शरीर को चलायमान रखने के लिए योगदान को प्रकार कहते हैं, परंतु समाजशास्त्र में प्रकार शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। सबसे पहले प्रकार को समझने से पूर्व हमें सामाजिक संरचना को समझना होगा। हालांकि पूर्व की कक्षा में आपने सामाजिक संरचना को समझा है, किंतु यहाँ प्रकार को समझाने के पूर्व सामाजिक संरचना को समझाना संक्षेप में आवश्यक है। सामाजिक संरचना अनेक इकाइयों की क्रमबद्धता एवं संबद्धता का परिणाम होती है, अर्थात ये कई इकाइयों से मिलकर बनी होती है। अर्थात इन इकाइयों का न केवल आपस में जुड़ाव होता है बल्कि इनका एक क्रम भी होता है, यानी वे कहीं न कहीं क्रमबद्धता को प्रदर्शित करती हैं। इस संरचना को यानी सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए इन इकाइयों द्वारा कुछ निश्चित भूमिकाएं अदा की जाती हैं, यानी इन भूमिकाओं का विशेष महत्व है। प्रकार का संबंध यानी फंक्शन का संबंध इन्हीं भूमिकाओं से है। समाज शास्त्रीय संदर्भ में सामाजिक संरचना की इकाइयों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अथवा योगदान को ही प्रकार कहते हैं, जिससे सामाजिक संरचना बनी रह सके। यानी सामाजिक संरचना के बनाए रखे जाने के संबंध में प्रकार आवश्यक है। संरचना किसी व्यवस्था का स्थिर पक्ष है और प्रकार उसका गतिशील पक्ष है। यानी हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना एक स्टैटिक एस्पेक्ट है और प्रकार उसका डायनेमिक एस्पेक्ट है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन दोनों ही के योगदान से सामाजिक संरचना किसी भी समाज में बनी रह सकती है। जहाँ तक प्रकार की बात है, प्रकार के विषय में या प्रकार की अवधारणा को सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने समझाया था। इसके बाद विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में अपने विचार रखे, जैसे इमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, मर्टन, पार्सन्स इत्यादि। यहाँ हम मर्टन की परिभाषा का उल्लेख करेंगे। मर्टन के अनुसार प्रकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। अतः प्रकार समाज व संस्कृति की इकाई का वह योगदान है जो इनकी निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। प्रकार द्वारा सामाजिक इकाई
समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उसमें सामंजस्य एवं अनुकूलन करने में सहायक होती है। अर्थात समाज की व्यवस्था की निरंतरता के लिए ये एक आवश्यक पहलू है और इसके विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य बना रहे, इसकी यथासंभव प्रयास किया जाता है। समाज की प्रत्येक इकाई कोई न कोई कार्य जरूर करती है जिससे समाज की व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर होती रहे। प्रकार की इस अवधारणा के संबंध में के अतिरिक्त प्रकार के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भी अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया ही। उसके पश्चात एक और विद्वान जिन्होंने समाजशास्त्र के प्रकार की अवधारणा का व्याख्या की है वो मैलिनोवस्की हैं। इसके पहले कि हम मैलिनोवस्की के संबंध में कुछ आगे बताएं, सबसे पहले हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बताना चाहेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले प्रकार के विषय में बताते समय इसकी तुलना समाज रूपी संस्था एवं शरीर रूपी संस्था के माध्यम से की है। उनका कहना था कि शरीर की कार्यप्रणाली जिस प्रकार समाज की कार्यप्रणाली से मिलती जुलती है, उसी प्रकार प्रकार की अवधारणा को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने सामाजिक संरचना एवं जैविकी संरचना की कार्यप्रणाली की समानता पर विशेष बल दिया और ये समझाने का प्रयास किया कि जिस तरह शरीर का प्रत्येक अंग किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करता है, जैसे मस्तिष्क विचार करने, सोचने समझने, आँखें देखने का, कान सुनने का, नाक सूंघने का, फेफड़े श्वास लेने का, पैर चलने का, ये सभी अलग अलग कार्य करते हैं। उसी तरह शरीर रचना के उद्देश्य यानी जीवन की प्राप्ति में ये सभी अंग मददगार होते हैं। जीवन की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है, अतः उस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में शरीर के सभी इंग्रेडिएंट्स यानी उसके जो अवयवी तत्व हैं वो किसी न किसी कार्य द्वारा शरीर की उच्चतम जो लक्ष्य है जीवन, उसकी प्राप्ति में मददगार होते हैं। इस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के प्रकार की अवधारणा को समझाया। समाज की अलग अलग इकाइयाँ जैसे परिवार, समुदाय, संस्था, ये सभी अपनी अपनी निर्धारित भूमिका उसी तरह निभाती हैं जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग अपने अपने कार्यों को निभाकर जीवन की सफलता सुनिश्चित करते हैं और इसी प्रकार समाज के ये अंग भी समाज रूपी शरीर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और मानव शास्त्री यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैलिनोवस्की ने प्रकार की अवधारणा को जनजातीय संस्कृति के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। चूँकि मैलिनोवस्की ने अपना अधिकांश समय एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ यानी मानव शास्त्रीय अध्ययन में बिताया, इसलिए उनके उदाहरण भी मानव शास्त्र से संबंधित ही हैं। मैलिनोवस्की ने सबसे पहले ये कहा कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो न केवल मूलभूत आवश्यकताएं हैं बल्कि दो अन्य प्रकार की आवश्यकताएं भी हैं, जैसे व्युत्पन्न आवश्यकताएं एवं समन्वयी आवश्यकताएं। मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जैसा कि उन्होंने कहा कि मनुष्य रोटी, कपड़ा और मकान पर निर्भर है, यानी भोजन, वस्त्र, सुरक्षा इत्यादि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति द्वारा ही होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव समाज अलग अलग समूहों एवं समुदायों में विभाजित हो जाता है। उनके विभाजन का कारण सिर्फ यही है कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन विभिन्न घटकों द्वारा करनी होती है। संस्कृति के द्वारा मनुष्य अपना अनुकूलन भी सुनिश्चित करता है। न केवल अनुकूलन सुनिश्चित करता है बल्कि संस्कृति के माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। जैसा कि हर्स्कोविट्स ने कहा भी है, कल्चर इज़ द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मैलिनोवस्की ने आवश्यकताओं की पूर्ति के सांस्कृतिक पक्ष के आधार पर इसका जो दूसरी आवश्यकता के बारे में बताया है वो है व्युत्पन्न आवश्यकताएं यानी डेराइव्ड नीड्स।
इन डिराइव्ड नीड्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब संस्कृति अपनी खुद की आवश्यकताएं पैदा कर लेती है तो उसे हम डिराइव्ड नीड्स कहते हैं। अगर हम मूल आवश्यकताओं की बात करें तो जैसे भूख है तो उसका मूल आवश्यकता भूख है, लेकिन उसका जो सांस्कृतिक पक्ष होगा वो होगा भोजन की आपूर्ति। अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा की बात करने पे हथियार या अस्त्र शस्त्र इसके सांस्कृतिक पक्ष होंगे। गतिशीलता की बात करते हैं तो विभिन्न क्रियाएं इसकी सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत आएंगी। शारीरिक सुख की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं तो आश्रय स्थल की बात इसका सांस्कृतिक पक्ष होगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो विभिन्न चिकित्सकीय उपकरण इसके सांस्कृतिक पक्ष को बताते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान संस्कृति अपनी कुछ ज़रूरतें भी पैदा कर लेती है। इन्हीं ज़रूरतों को द्वितीय प्रकार की आवश्यकताओं का नाम दिया मालिनोवस्की ने, जिसे कहते हैं व्युत्पन्न आवश्यकताएं यानी डिराइव्ड नीड्स। जैसे सत्ता का उपयोग या प्रयोग करना व्युत्पन्न आवश्यकता है जो संस्कृति ने खुद पैदा की है, एवं इसका सांस्कृतिक पक्ष राजनीतिक संगठन है। इसी क्रम में मालिनोवस्की ने तीसरी प्रकार की आवश्यकता यानी समन्वयी आवश्यकताओं की बात की है। ये वे आवश्यकताएं हैं जिनके माध्यम से मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में प्रतिमान व्यवहार करना सीखता है, यानी प्रतिमानित व्यवहार करना सीखता है, जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है उसका पालन करना सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए बच्चों का लालन पालन एवं इसका सांस्कृतिक पक्ष समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तथ्य अथवा संस्कृति का प्रक्रियात्मक पक्ष यानी फंक्शनल एस्पेक्ट सामाजिक अनुकूलन को बढ़ावा देता है। हम सामाजिक अनुकूलन इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि हमें समाज में सस्टेन करना है, अपने आप को समाज में स्थापित करना है। ये तो बात हो गई प्रकार के विषय में विभिन्न विद्वानों की अपने अपने एक्सप्लेनेशंस की। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार को की कुछ खास विशेषताएं हैं और कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम प्रकार को समझाने का प्रयास करेंगे। प्रकार के उदाहरणों की बात करें तो 3 प्रमुख उदाहरण हमें सामने आते हैं। उन 3 उदाहरणों में भारत की संयुक्त परिवार प्रणाली, दूसरा नौकरशाही और तीसरा जाति प्रथा है। जैसा कि स्पष्ट है, भारत की संयुक्त परिवार प्रणाली अपने आप में संसार में एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस संयुक्त परिवार प्रणाली में सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और परिवार की लड़कियां विवाह के उपरांत परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में चली जाती हैं, लेकिन लड़के उसी घर में रहते हैं और उनकी बहुएं भी उसी घर में रहती हैं। इस प्रकार 3 या अधिक पीढ़ी तक लोग संयुक्त परिवार में निवासरत होते हैं। संयुक्त परिवार में सत्ता निश्चित रूप से एक मुखिया यानी कर्ता के हाथ में रहती है, जो सामान्यतया वरिष्ठतम सदस्य होता है। इस परिवार के सदस्य धन कमाकर उसे ही देते हैं। इस परिवार के सदस्य उसमें अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हैं एवं श्रद्धा भी रखते हैं। संयुक्त परिवार के ये नियम परिवार के लिए प्रक्रियात्मक होते हैं। इससे भूमि के टुकड़े नहीं होते, संयुक्त परिवार की शांति बनी रहती है और परिवार की शक्ति में वृद्धि होती है। परिवार के सहयोग से भी कार्य सरलता से संपादित होते हैं। समाजीकरण एवं संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं तो जितने भी हमारे सामाजिक मूल्य हैं, संस्कृति है, वो बड़ी आसानी से अगली पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती रहती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार का एक और बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि लाभ है कि जितने भी वृद्ध लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं मानसिक रूप से, या किसी भी रूप में असमर्थ पारिवारिक सदस्य भी की जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। अन्यथा इन सदस्यों का जीवन दूभर हो जाता यदि वे संयुक्त परिवार का अंश नहीं होते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार में संयुक्त परिवार व्यवस्था सर्वोच्च व्यवस्था है। परंतु ऐसा नहीं है कि प्रकार यानी फंक्शन हमेशा ही होते हों। समाज में कुछ डिसफंक्शंस भी होते हैं जिन्हें हम अकार्य कहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था में लोग बगावत करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण डिसफंक्शन यानी अकार्य के उदाहरण हैं। साथ साथ
ये अनुकूलन में सहायक नहीं है। संयुक्त परिवार व्यवस्था के टूटने का ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा उदाहरण प्रकार के संबंध में है नौकरशाही। नौकरशाही जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं। नौकरशाही में हर स्तर पर अधिकारीगण होते हैं। इन अधिकारियों का कार्यकाल सुनिश्चित होता है और अपने कार्य की सुरक्षा के कारण उनमें एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस यानी एक प्रकार का आत्मबल भी विकसित होता है। इस आत्मबल के कारण वो अपने अन्य मातहत यानी सबॉर्डिनेट लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं और मातहत लोग भी बहुत प्रसन्न होकर उनका अनुकरण करते हैं। और इसके अलावा कभी ऐसा भी देखा जाता है कि डिसफंक्शन यानी अकार्य के रूप में यदि कोई अधिकारी किसी सिस्टम में स्थायी पद पे है तो वो किसी भी प्रकार की पहल यानी किसी प्रकार का इनिशिएटिव लेना बंद कर देता है। इस प्रकार के इनिशिएटिव न लेने के कारण वो पूरा संगठन धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अकार्य वहाँ आ जाता है जबकि प्रकार की भी उपस्थिति वहाँ है। जो तीसरा उदाहरण है प्रकार को समझाने के लिए वो है जाति प्रथा। जाति प्रथा जैसा कि आप विद्यार्थीगण जानते हैं भारत की एक प्रमुख अवगुण भी है और बहुत पुरानी प्रथा भी है। इस जाति प्रथा के कारण कुछ ऐसे मूल्य हैं जो अक्षुण्ण बने रहते हैं, जैसे जाति संबंधित कुछ विवाह के नियम हैं, जाति संबंधित कुछ खान पान के नियम हैं। इन नियमों के कारण व्यक्ति अपने आप में सीमित रहता है और कुछ विशेष प्रकार के कार्यों को करने में सफल रहता है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी इसके अकार्य हैं। जैसे जाति प्रथा के कारण अस्पृश्यता को बढ़ावा मिलता है, जाति प्रथा के कारण गतिशीलता में कमी आती है, जाति प्रथा के कारण हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, जो हमारा राष्ट्रीय एकीकरण है, वो भी कहीं न कहीं बाधित होता है। इन कारणों की वजह से जाति प्रथा अपने आप में एक अवगुण ज़्यादा है और हम ये कह सकते हैं कि प्रकार का ये उदाहरण प्रकार का कम और अकार्य का ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे प्रकार के उदाहरण के बाद अब हम बात करेंगे अगले हमारे टॉपिक पे, जिसका नाम है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना जिसको कि हम A.R. रैडक्लिफ ब्राउन और पार्सन्स के आधार पर समझाने का प्रयास करेंगे। A.R. रैडक्लिफ ब्राउन के संरचना एवं प्रकार संबंधित विचारों को जानने से पहले हमें पहले ये जानना है कि A.R. रैडक्लिफ ब्राउन हैं कौन। A.R. रैडक्लिफ ब्राउन एक प्रमुख इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी अंग्रेज मानवशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। वे मूलतः नृत्यत्व अध्ययन, जिसको हम एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं, में संलग्न रहे थे। रैडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान निकोबार की आदिवासी समुदायों के परिवार एवं नातेदारी का अध्ययन किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने भारत के अंडमान द्वीपवासियों के परिवार एवं नातेदारी यानी फैमिली और किनशिप रिलेशंस का अध्ययन किया एवं संरचना और प्रकार की अवधारणाओं को विकसित किया। A.R. रैडक्लिफ ब्राउन अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ यानी नृत्यत्व अध्ययन के बारे में विशेषज्ञ माने जाते हैं और उन्होंने अंडमान द्वीप समूह के निवासियों के बारे में अध्ययन करके अपनी इन प्रकार संबंधी और सामाजिक संरचना संबंधी अवधारणाओं को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त रैडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान द्वीप समूह और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के क्षेत्रीय अध्ययन यानी फील्ड स्टडीज़ को भी किया। A.R. रैडक्लिफ ब्राउन न केवल भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों की सतत यात्रा करते रहे और विभिन्न प्रकार की फील्ड स्टडीज़ को संपादित किया। ये उन जनजातियों समूहों के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले नातेदारी संबंधों का अध्ययन करने के अतिरिक्त उन्होंने इन आदिवासी समूहों का तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडीज़ भी की और कंपैरेटिव स्टडीज़ का सहारा लेते हुए अध्ययन के दौरान सामाजिक संरचना और प्रकार की अवधारणा को विकसित किया। जैसा कि आपको विदित है, सामाजिक संरचना और प्रकार दोनों न केवल एक दूसरे से संबंधित हैं बल्कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है।
रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। जो पहली विशेषता है वो है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त कल्पना न होकर एक आनुभविक तथ्य है, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट ना होकर एक एम्पिरिकल फैक्ट है। जो कुछ उन्होंने अनुभव किया उसे उन्होंने सामाजिक संरचना का नाम दिया। सामाजिक संरचना में निरंतरता व स्थायित्व होता है। सामाजिक संरचना अपने आप में समाज का एक स्टैटिक एस्पेक्ट है। जिस प्रकार प्रकार्य एक डायनेमिक एस्पेक्ट था, उसी प्रकार सामाजिक संरचना अपने आप में एक स्टैटिक एस्पेक्ट है। ये एक प्रकार की गतिशील निरंतरता है, यानी डायनेमिज्म तो है ही है, साथ में ये निरंतर चलने वाली गतिशीलता है। व्यक्ति के बीच संबंध संस्था द्वारा परिभाषित होते हैं, यानी सामाजिक संरचना का कुछ स्थानीय पहलू भी होता है। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित करती हैं। सामाजिक संरचना की इकाइयां प्रक्रियात्मक आधार पर अंतः संबंधित होती हैं, यानी सामाजिक संरचना की जितनी इकाइयां हैं वो प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल बेसिस पर भी एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं। ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की क्रमशः आकारिकी यानी बाह्य संरचना और शारीरिकी यानी आंतरिक संरचना, जिसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ये होती है। आंतरिक संरचना में व्यक्तियों के व्यवहारों के आधार पर समाज में आवश्यक कार्य संपन्न होते हैं एवं इन्हीं कार्यों के आधार पर समाज की बाह्य संरचना निर्धारित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आंतरिक संरचना है, उसी की कार्यविधि के आधार पर समाज की बाह्य संरचना निर्धारित होती है। व्यक्तियों के संबंध जैसे होंगे, उस आधार पर मूल्य, नैतिकता, शिक्षा इत्यादि का या शासन का स्वरूप भी निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आंतरिक संरचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। आंतरिक संरचना की व्यवस्था जिस प्रकार की होगी, बाह्य संरचना ठीक उसी प्रकार की होगी। रेडक्लिफ ब्राउन ने सावयवी सदृशता के आधार पर यह स्पष्ट किया कि किसी सावयव के विश्लेषण से तीन बातें स्पष्ट होती हैं। सावयव से मतलब ऑर्गेनिज्म से है। एक तो उन्होंने कहा आकारिकी, दूसरा शारीरिकी और तीसरा उद्विकास। जैसा कि आकारिकी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, यानी सामाजिक संरचना कहते हैं, आकारिकी का प्रतिबिंब होती है। शारीरिकी जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ये जीव विज्ञान से आयातित एक टर्म है, एक पद है जिसे समाज विज्ञान ने अपनाया है। ये संरचना की इकाइयों की प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, यानी जिस प्रकार बायोलॉजी में विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कहलाती है शारीरिकी। और तीसरा पक्ष रेडक्लिफ ब्राउन ने बात की उद्विकास की। उद्विकास यानी इवोल्यूशन की। जिस प्रकार हमारा समाज सरल से जटिलतर होता जा रहा है और जटिलतम की तरफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार हमारी सामाजिक संरचना भी सरलतम से स्टार्ट करके जटिलतम की तरह शनय शनय बढ़ती जा रही है। समाज की इकाइयाँ बदलती हुई परिस्थितियों के सामंजस्य और अनुकूलन के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बदलती हुई परिस्थितियां रहती रहेंगी, लेकिन अनुकूलन और सामंजस्य द्वारा सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने का हर संभव प्रयास चलता रहता है। इसके अतिरिक्त रेडक्लिफ ब्राउन के संरचना और प्रकार संबंधी विचारों में एक न केवल एक तारतम्यता है, बल्कि उनका विचार प्रकार के संबंध में भी इसी से संबंधित है। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार के संबंध में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो विचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार संरचना और प्रकार को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा को कतिपय उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार धर्म समाज एवं व्यक्ति के बीच सामंजस्य रखता है। जिस प्रकार धर्म समाज और व्यक्ति के बीच सामंजस्य रखता है, यानी कहीं न कहीं
धर्म समाज और व्यक्ति के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विद्यमान रहता है। धार्मिक विश्वास व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक भी होते हैं और धार्मिक विश्वास व्यक्ति को धर्म के प्रति आस्था भी जगाते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यक्ति को हमेशा भय रहता है कि यदि वह धर्म की अवहेलना करेगा तो अलौकिक शक्तियाँ उसे दंड देंगी। कहीं ना कहीं जीवन में दंड का और भय का अपना महत्व है। इस प्रकार का भय जो धर्म के कारण उत्पन्न होता है, ये कहीं ना कहीं आवश्यक भी है। और विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ, चूँकि A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने अपने जीवन का अधिकांश समय जनजातियों के अध्ययन में बिताया, तो उन्होंने कुछ जनजातियों की जो व्यवहारिक कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उन अध्ययनों में टोटेम और टैबू नाम के जो पद हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। टोटेम अपने आप में एक सिंबल है, एक प्रतीक है विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का। ये एक प्रकार का भय मिश्रित श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न करता है। जहाँ तक टैबू की बात है, टैबू एक निषेध यानी प्रोहिबिशन की बात करता है। टोटेम और टैबू ये हमारी जनजातीय संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। व्यक्तियों के उन आचरणों पर टैबू प्रतिबंध लगाता है जिन्हें संस्कृति उचित नहीं मानती। टैबू अपने आप में मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। जिन संबंधों में हम ये कहते हैं कि उनमें आपस में दूरी होनी चाहिए, तो वो दूरी होने का कारण यही है क्योंकि अगर उनमें दूरी नहीं होगी तो वो अपनी सीमाओं को लांघ भी सकते हैं। इन सीमाओं को लांघने के डर के कारण इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध समाज ने उन पे थोपे हैं। इन प्रतिबंधों को हमें आवश्यक मानकर उनका सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के इंसेस्ट टैबूज हमारे समाज में हैं, जिस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के निषेधों का पालन करते हैं, वे निषेध भी हमारे समाज के लिए एक बहुत आवश्यक अंश हैं। और हमें जिस प्रकार हम समाज में या परिवार की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे संबंध हैं जहाँ परिहार और हास का संबंध होता है, परिहास का और परिहार का संबंध होता है। जैसे देवर भाभी, जीजा साली, इनमें आपस में परिहास का संबंध होता है। इन संबंधों को रखा ही इसलिए जाता है जिससे उनके बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन बने रहें। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे संबंध हैं हमारे परिवार में जहां आपस में दूरी रखी जाती है, और प्राचीन काल में तो इस दूरी को बहुत मान्य रखा जाता था, परंतु आज के समय में ये दूरी धीरे धीरे कम हो रही है और आधुनिकता के नाम पर इस दूरी के कम होने के कारण विभिन्न प्रकार के कुपरिणाम भी देखने में आ रहे हैं। और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था पहले से चली आ रही है, हमें उसके लॉजिक को समझना चाहिए कि अगर ये कोई एस्पेक्ट हमारे समाज में है तो वो क्यों है। ये नहीं कि केवल मॉडर्निटी के बल पे हम उसका विरोध करना शुरू कर दें, फिर उसके कुपरिणामों को देखें। तो ये तो बात हुई रैडक्लिफ ब्राउन के सामाजिक संरचना और प्रकार संबंधी विचारों की। अब हम बात करेंगे हमारे अगले समाजशास्त्री पार्सन्स, जिनके हम प्रकार संबंधी विचारों के बारे में पहले बात करेंगे। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में प्रकार के संबंध में पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला है। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिए 4 तरह के प्रकारों यानी फंक्शंस का उल्लेख किया है। इन 4 प्रकार के फंक्शंस या प्रकारों को हम AGIL सिस्टम के नाम से जानते हैं। AGIL सिस्टम अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि ये चारों अल्फ़ाबेट्स कुछ न कुछ डिनोट करते हैं। A का मतलब है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन यानी अनुकूलता। G का मतलब है गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य की प्राप्ति। I का मतलब है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। L का मतलब है लेटेंसी यानी किसी भी प्रकार के तनाव का नियंत्रण। अब जहाँ तक AGIL सिस्टम की बात है, अनुकूलन की प्रक्रिया
किसी भी सामाजिक व्यवस्था के निरंतर बने रहने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार किसी भी सामाजिक व्यवस्था का आरंभ बहुत आसान होता है, लेकिन उसका सस्टेनमेंट, उसके बने रहने में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इस दिक्कत को कम करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। जिस प्रकार शिखर पर पहुंचना आसान होता है, लेकिन शिखर पर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो सस्टेनेंस है ये बहुत आवश्यक है, और सस्टेनेंस के लिए सबसे पहली आवश्यकता अनुकूलन की होती है, यानी एडेप्टेशन की होती है। अनुकूलन की प्रक्रिया किसी भी सामाजिक व्यवस्था के निरंतर बने रहने के लिए आवश्यक है। यह अपने आप में एक बाह्य माध्यम है, अपने आप में एक एक्सटर्नल मीडियम है। इसे अर्थव्यवस्था के आधार पर भी समझा जा सकता है। अर्थव्यवस्था मनुष्य की जैविकी और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज के समय में बिना अर्थव्यवस्था के, बिना अर्थ की उपलब्धि के हम किसी भी प्रकार की एंटिटी की कल्पना भी नहीं कर सकते, और इस प्रकार की आवश्यकता का हमारे समाज में बहुत 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 महत्व है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टाल्टकल पार्सन्स ने अनुकूलन के संबंध में अपने विचारों को एडेप्टेशन के माध्यम से समझाया है। दूसरा जो प्रकार है या दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो है जी। जी का मतलब होता है गोल अटेनमेंट, यानी लक्ष्य की प्राप्ति। अब किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारा अंतिम लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति, यहाँ पे अंतिम लक्ष्य सामाजिक संरचना को और प्रकार को बनाए रखना है। तो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारे लिए आवश्यक है। जैसे पार्सन्स ने सबसे पहले सामाजिक संरचना की जो बात की, उस सामाजिक संरचना की बात करते समय उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, समूहों, विभागों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशुद्ध क्रमबद्धता को कहते हैं। पार्सन्स ने अपनी इस परिभाषा में सब कुछ समेट कर रखा है कि किस प्रकार सामाजिक संरचना एक दूसरे से संबंधित है। इन संबंधित संस्थाओं में एजेंसियां हैं, समूह हैं, विभाग हैं और हमारे सामाजिक प्रतिमान भी हैं। इन सामाजिक प्रतिमानों का पालन करना समूह के सभी सदस्यों का ये कर्तव्य है कि उन प्रतिमानों का वो ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशुद्ध क्रमबद्धता के अनुसार पालन करे। जिस प्रकार रोल और स्टेटस की बात होती है, जब हम किसी रोल को करते हैं तो रोल को स्टेटस के अंतर्गत ही करते हैं, यानी जो भूमिका है, रोल है, वो परिस्थिति के अनुसार ही की जाती है। तो ऐसा ही पार्सन्स का कहना है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, समूहों और विभागों तथा सामाजिक प्रतिमानों के संदर्भ में सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशुद्ध क्रमबद्धता को कहते हैं। उनका ये कहना है कि ये समस्त प्रतिमान एक क्रम के अनुसार ही होते हैं। क्रमबद्धता का ध्यान रखना यहाँ आवश्यक है। इस प्रकार पार्सन्स ने गोल अटेनमेंट की बात की है। उसके बाद जो तीसरा अल्फ़ाबेट है वो है आई। आई का मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। एकीकरण तभी संभव है जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इन विभिन्न इंग्रेडिएंट्स को एकीकरण के माध्यम से एकाकार कर पाएंगे और अपने फाइनल जो अंतिम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में सहयोग करेंगे। तो एकीकरण में विभिन्न प्रकार के प्रकार, विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखा जाता है। और अंत में बात आती है लेटेंसी यानी तनाव नियंत्रण की। तनाव नियंत्रण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तनाव आज के समय की सबसे प्रमुख समस्या के रूप में उभर आई है। लेकिन इतने वर्ष पहले पार्सन्स ने लेटेंसी की बात की, यानी उनको ये आभास था कि जिस प्रकार हम किसी सामाजिक संरचना या प्रकार के सस्टेनेंस की बात करेंगे, उसको बनाए रखने की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से तनाव तो होगा। तनाव को कम करने के लिए
विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में उसको कम करने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि मालिनोव्स्की ने किया, विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियों के अध्ययन में उन्होंने देखा, अपनी फील्ड स्टडीज़ में उन्होंने देखा कि किस प्रकार आदिवासी समूह, खासतौर से आदिम जनजाति समूह किस प्रकार नृत्य करते हैं। अपने हर प्रकार के उत्सव में वो नृत्य उनका जरूर सम्मिलित होता है। नृत्य के माध्यम से वो अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को यथासंभव कम तो करते ही हैं, साथ में अपनी खुशी को भी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके हैं अपनी संस्कृति और अपनी क्षमता के अनुसार, और साथ ही अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कि कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे कि तनाव कम हो। आज के अगर आधुनिक युग की हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग तनाव से मुक्त रहने के लिए योगा करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, खेलते हैं एवं अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस प्रकार समाज के हर काल में, चाहे वो आदिम जनजाति की बात हो, चाहे आज का आधुनिक मानव हो, हर जगह एल यानी लेटेंसी यानी तनाव नियंत्रण आवश्यक है। इन चारों प्रकार की प्रक्रियाओं, जिनमें एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी शामिल है, इन चारों के संयुक्त प्रयास से ही आप ये कह सकते हैं कि गोल अटेनमेंट हो गया, यानी जो अंतिम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो गई। इस प्रकार पार्सन्स ने अपने प्रकार की अवधारणा को स्पष्ट किया। अब जहाँ तक बात रैटक्लिफ ब्राउन की स्ट्रक्चर की है, किस प्रकार रैटक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के विषय में अपने विचार रखे। रैटक्लिफ ब्राउन के अनुसार जो परिभाषा उन्होंने दी, किसी सामाजिक इकाई का प्रकार उस इकाई का वह योगदान है जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। उनका कहना था कि अगर किसी सामाजिक इकाई का हम प्रकार की बात कर रहे हैं तो वो प्रकार उस इकाई का वह योगदान है जो उस व्यवस्था को बनाए रखने में आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना का उनकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। सामाजिक संरचना एक अमूर्त कल्पना न होकर एक आनुभविक तथ्य है। सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं और संरचना संस्था द्वारा परिभाषित एवं नियमित संबंधों में लगे व्यक्तियों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है। रैटक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना एक एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन नहीं है, एक अमूर्त कल्पना नहीं है, बल्कि एक इम्पीरिकल फैक्ट है। उनका कहना है कि अनुभव पर आधारित एक फैक्ट है, एक तथ्य है। सामाजिक संरचना के अंग यानी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मनुष्य ही हैं, यानी मनुष्य ही उसका निर्माण करते हैं। और संरचना संस्था द्वारा परिभाषित, संस्था यानी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे समाज में उनके द्वारा परिभाषित हैं, एवं नियमित संबंधों में लगे व्यक्तियों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है। यानी एक दूसरे से जो रेगुलर रिलेशंस हैं, नियमित संबंध हैं, उनमें संलग्न सभी व्यक्तियों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है, यानी कहीं ना कहीं एक ऑर्डरली स्टेटस वहाँ मौजूद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रैटक्लिफ ब्राउन ने अपनी इस परिभाषा में गागर में सागर भरा है और सामाजिक संरचना के साथ साथ सामाजिक प्रकार दोनों की परिभाषाओं से उन्होंने समाज की संरचना और प्रकार के महत्व को भली भांति प्रस्तुत किया है। रैटक्लिफ ब्राउन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने परिवार और नातेदारी का तो अध्ययन किया ही, साथ में उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ विभिन्न देशों की यात्राएं की और इन यात्राओं की जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ थी उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन भी किया। इस रिलेशनल स्टडी के कारण, इस तुलनात्मक अध्ययन के कारण बहुत सी ऐसी बातें निकल के आईं जिनसे हमारे समाज की संरचना के विषय में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस प्रकार हमारी अंडमान जनजाति के लोग प्राचीन काल में रहते थे और आज भी वहाँ कुछ ऐसी जनजातियाँ मौजूद हैं जो विकास से कोसों दूर हैं, और विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं भी पास्ट में हुई हैं
जहां कुछ अमेरिकी टूरिस्ट को मार भी दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अंडमान द्वीप समूह जिसको चुना A.R. रैटक्लिफ ब्राउन ने अपने अध्ययनों के लिए, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पक्ष था जिसकी वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों की जो लाइफस्टाइल थी वो संसार के सामने आई। इसके साथ साथ कुछ और जनजातियां जिनके बारे में A.R. रैटक्लिफ ब्राउन ने अध्ययन किया वो भी संसार के सामने आई कि किस प्रकार जनजाति हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और हम एक विकसित सभ्य समाज का नागरिक होने की बात करते हैं, का दावा करते हैं, हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी जनजातियां हैं, वो किस प्रकार विभिन्न प्रकार से सामंजस्य स्थापित करते हैं, किस प्रकार वो अपनी सामाजिक संरचना को विभिन्न प्रकारों के माध्यम से सस्टेन करने का यानी बनाए रखने का यथासंभव प्रयास करते हैं। ये बात अलग है कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो हमसे अलग हैं, और जिस प्रकार उनकी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के कारण वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को इसके बावजूद भी संकुचित नहीं रखते हैं। वो हर प्रकार के उत्सव में, हर प्रकार की सामाजिक संरचना अगर उनकी देखी जाए तो वे अपने आप को व्यक्त कर सकने में पूर्णतः समर्थ हैं। जहाँ तक पार्सन्स की बात है, अगर हम उनके AGIL सिस्टम को देखें, AGIL सिस्टम को देखें, तो हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, तो औद्योगिकीकरण एक प्रकार से हमें बहुत लाभ भी पहुंचा रहा है, यानी कहीं ना कहीं हम उसके प्रकार से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन साथ में कुछ अकार्य भी हैं, कुछ डिसफंक्शंस भी हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अगर औद्योगिकीकरण से हमारा विकास हुआ है तो इसके अगर हम अकार्य की बात करें तो इसका कुछ नुकसान भी है। जिस प्रकार पॉल्यूशन के रूप में हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण एक तरफ तो विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, दूसरी तरफ वो हमारे इस बात का भी द्योतक है कि हम कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के रूप में, प्रदूषण के रूप में उसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह से सामाजिक संरचना और प्रकार के विषय में दो विद्वानों A.R. रैटक्लिफ ब्राउन और पार्सन्स ने अपने अपने विचार रखे। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे प्रारूप की, यानी अगर हम इस पूरे व्याख्यान को समराइज करें, अगर उसकी एक समरी हम दें तो हम कह सकते हैं कि हम प्रारूप की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार फंक्शन यानी प्रकार सामाजिक संरचना का एक अविभाजित अंश है। प्रकार को समझने से पहले हमें सामाजिक संरचना को समझना आवश्यक होता है, और सामाजिक संरचना जिस प्रकार सामाजिक संरचना अनेक इकाइयों का क्रमबद्धता एवं संबद्धता का परिणाम होती है। यहाँ हम दो शब्दों पे ध्यान देंगे, क्रमबद्धता एवं संबद्धता। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना का एक क्रम है जो कि एक अनिवार्य अंग है, और साथ में संबद्धता यानी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से संबंधित भी हैं। इन दोनों ही पक्षों के बाद हम अगर प्रकार की बात करें तो प्रकार जो विभिन्न इकाइयां हैं सामाजिक संरचना की, उन इकाइयों के कार्यों को प्रकार कहते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं विभिन्न भूमिकाएं जो सामाजिक संरचना का एक अंश थीं, उन्हीं की भूमिकाओं को हम प्रकार के रूप में मानते हैं। अब अंत में मैं बताऊंगी विद्यार्थियों को कि इसके अतिरिक्त वो किन किन किताबों का अध्ययन करें जिनसे मैंने अपने इस व्याख्यान को तैयार किया। उसमें A.R. रैटक्लिफ ब्राउन की किताब है, इसके अलावा मर्टन की बुक है, इन दो बुक का आप ज़रूर अध्ययन करें। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की समाजशास्त्र द्वितीय भाग जो डॉक्टर माधवीलता दुबे जी ने लिखी है, उसका भी अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक होगा। इन तीनों पुस्तकों में आप बहुत ही विस्तृत ढंग से और बहुत सरल तरीके से दोनों ही कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। अगर इस टॉपिक की बात करें तो लघु उत्तरी प्रश्न के संबंध में अवधारणा पूछी जा सकती है, जिसमें आपको संक्षेप में अवधारणा को समझाना होगा। इसके अतिरिक्त दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में दोनों ही
एस्पेक्ट्स को पूछा जा सकता है, जिसमें सामाजिक संरचना और प्रकार इन दोनों के अंतर संबंधों की बात पूछी जा सकती है। साथ में दो विद्वानों A.R. रेडक्लिफ ब्राउन और पार्सन्स के सामाजिक संरचना और प्रकार संबंधी विचारों के विषय में विस्तृत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आशा है कि विद्यार्थियों को इस व्याख्यान से लाभ होगा। धन्यवाद।